क्लास 8 के भैया बहन सिविक्स में पाठ 1 संविधान की भूमिका एवं कानूनों की आवश्यकता का आज अध्ययन करेंगे। इस पाठ के कुछ अंशों की चर्चा पहले हम कर चुके हैं कि संविधान क्या है और संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है। इन बातों की चर्चा पहले की जा चुकी है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज, भारत के संदर्भ में ही चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अतः यह स्पष्ट करना है कि हमारे भारत का संविधान जो है वह एक जीवित दस्तावेज है। जैसे किसी सजीव प्राणी में अनेकानेक लक्षण देखने को मिलते हैं, वह परिवर्तनशील होता है और भी कुछ बातें होती हैं, कुछ बदलाव होता रहता है, समयानुकूल वह अपने आप में परिवर्तन करता है। तो हमारा संविधान भले ही 26 नवंबर 1949 को बना हो, भले ही यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस समय वो संविधान बन गया वह एकदम अस्थायी हो गया है। ऐसा नहीं है। बदलती परिस्थिति के अनुसार, बदलते समय को देखते हुए इस संविधान के अनेकानेक अंशों में परिवर्तन किया गया है। कुछ ऐसे अंश थे जो कि हमारे देश के लिए, समाज के लिए उपयोगी नहीं रह गए थे, तो ऐसे अंशों को रद्द भी किया गया और बदलती परिस्थिति के अनुसार नए नए कानून भी उसमें जोड़े गए। अर्थात हमारा संविधान जो है वह मृतप्राय नहीं है, यह जीवंत दस्तावेज है। संविधान इसे राष्ट्र की बदलती हुई आवश्यकताओं एवं नागरिकों की इच्छाओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप इसमें परिवर्तन होते रहना चाहिए। और हम लोग यह देख रहे हैं कि 1950 में जब संविधान हमारा लागू हुआ, उस समय से अब तक संविधान में अनेकानेक बार संशोधन हो चुके हैं। नए नए संविधान में अंश, कानून के अंश जो है जोड़े जा चुके हैं, अनेक अंशों को हटाया जा चुका है। तो स्थितियां और परिस्थितियां बदलती रहती है, इसमें बदलाव होता रहता है। चूंकि समाज भी गतिशील है, प्रकृति भी परिवर्तनशील है, लोगों की आवश्यकताएं बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है, लोगों के बीच का आपसी तालमेल बदल रहा है। तो विभिन्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए संविधान में भी परिवर्तन की संकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी और ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सके। तो यह संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है, यह हमारे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज की श्रेणी प्रदान करता है। तो अब हम लोग ये चर्चा करने जा रहे हैं कि जो हमारा संविधान इतना हमारे लिए उपयोगी है, जिसे हम एक जीवित दस्तावेज की संज्ञा दे रहे हैं, आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इस निर्माण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, संविधान निर्माण की चर्चा करने जा रहे हैं। बताया गया है कि 1946 ईस्वी में भारत में आए कैबिनेट मिशन ने भारत का संविधान तैयार करने के लिए एक संविधान सभा गठित करने की सिफारिश की कि एक संविधान सभा का गठन हो, जिसके माध्यम से भारत के लिए एक नए संविधान का निर्माण हो। इस सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस सभा के अध्यक्ष चुने गए और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो 1946 में ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया है।
और इस मिशन के सिफारिश पर एक संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों के द्वारा किया गया। इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बनाया गया। तो इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को, ये संविधान को हम लोगों ने इतने दिनों तक उपयोग किया है, उपयोग कर रहे हैं। इस संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित और अंगीकृत किया गया। अर्थात यह संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर के तैयार हो गया, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इस 26 जनवरी को ही हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे स्वतंत्र भारत के, हमारे गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी नियुक्त हुए थे। तो इस प्रकार से हमारे संविधान का निर्माण हुआ। अब यह देखना है हमें कि हमारा संविधान इतना विशिष्ट जो है, इसके पीछे ऐसी कौन कौन सी बातें हैं। पूरे विश्व भर में भारतीय संविधान को एक सम्मानजनक स्थान दिया गया है, तो इसकी ऐसी कौन कौन सी खास बातें हैं, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में ये जानना आवश्यक है कि संविधान की उद्देशिका क्या है हमारी। संविधान की उद्देशिका को प्रस्तावना के भी नाम से जाना जाता है। इसमें भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। तो कौन कौन सी बातें अभी चर्चा किए हैं हमने, तो देखिए, सबसे पहले है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, गणराज्य, ऐसे शब्दों को संविधान की उद्देशिका में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो ये सारे शब्द जो हैं वह अपने आप में संविधान की विशेषता को बताने में सक्षम हैं। अर्थात हमारा देश जो है, हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। यह किसी की अधीनता में नहीं है। यह एक पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र है। न आंतरिक मामलों में और न ही किसी बाह्य मामलों में यह किसी के दबाव में काम नहीं करता है। अर्थात आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में यह स्वतंत्र है। दूसरी बात है कि लोकतंत्रात्मक, हमारे देश के शासन का स्वरूप जो है वह लोकतांत्रिक है। हमारे यहाँ शासक जनता के द्वारा चुने गए होते हैं। किसी वंश के आधार पर,
या फिर बल प्रयोग के आधार पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही शासन करती है। समाजवादी शब्द की भी चर्चा है, अर्थात देश की व्यवस्था जो होगी, देश का जो साधन संसाधन होगा, वह संपूर्ण समाज के हित में प्रयोग किया जाएगा। संसाधनों का सरकार इस रूप में प्रयोग करेगी कि गरीब गुरबा वर्ग के लोगों का भी उत्थान हो सके। फिर गणराज्य शब्द की चर्चा है हमारे संविधान की प्रस्तावना में। तो गणराज्य अर्थात हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है, कार्यपालिका के जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, वह वंशगत आधार पर नहीं आते हैं, वह जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। चुनाव की प्रक्रिया भले ही अप्रत्यक्ष हो, लेकिन जनता के द्वारा ही वह चुने गए कहलाते हैं। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे संविधान की प्रस्तावना की कुछ विशेषताएं हैं। अब हम लोग इस पाठ के अगले अंश की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि कुछ विशेषताओं में स्पष्ट होगा। संविधान के प्रमुख लक्षण। हमारे संविधान के जब प्रमुख लक्षणों की चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि संघवाद हमारे संविधान का एक प्रमुख लक्षण है। क्या है ये? संघवाद। संघवाद के संबंध में बताना है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सामान्यतः सरकार के दो स्तर होते हैं, दो लेवल पर यह काम करता है। हालांकि दो से अधिक भी हो सकते हैं, अपने देश में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, तो कम से कम दो स्तर की सरकार का होना अनिवार्य होता है। तो जिसमें पहला केंद्रीय स्तर और दूसरा राज्य स्तर। तो केंद्रीय स्तर की जो सरकार होती है वह संपूर्ण देश के लिए कार्य करती है, और जो राज्य स्तरीय सरकार होती है वह राज्य के आंतरिक व्यवस्थाओं को देखने का कार्य करती है। इसके अलावे तीसरा स्तर स्थानीय सरकार का भी होता है, वह स्थानीय शासन प्रशासन से जुड़ा होता है। तो राज्य जो हैं, राज्य और केंद्र, इन दोनों सरकारों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। इनके बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है, निर्धारण होता है। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इस प्रकार से विभिन्न सूचियों में इनका बंटवारा किया जाता है। इसकी दूसरी विशेषता की चर्चा है, दूसरे लक्षण की चर्चा है संसदीय सरकार। संसदीय सरकार की प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली का लक्षण यह है कि इसमें मंत्रिमंडल, जिसे कि मंत्री परिषद के नाम से भी हम लोग जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इसे ऐसा कहा गया है, और यह अपने निर्णयों, नीतियों और कृत्यों के लिए विधानमंडल के प्रति कानूनी रूप से उत्तरदायी होता है। भारत में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रीगण अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रणाली में लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं, और इस प्रणाली में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना होता है। अगर यही बात राज्य स्तर से संबंधित बात हो तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करते हैं। इसके और भी अनेक विशेषताएं हैं, अनेक लक्षण हैं। इस पाठ के अगले अंश में उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। धन्यवाद।